Hello everyone. Today we are going to start ray optics previous year 2024 जनवरी attempt. सो रे ऑप्टिक्स के अंदर लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस अटेम्प्ट में, जिसको मैं 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट करने वाला हूं। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज एज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। सो सबसे पहले पॉइंट टू बी नोटेड, हमें यहाँ कॉन्वेक्स लेंस दे दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस हमें दे दिया गया है। तो लेट सपोज एक एनालॉजी या एक फ्रेम में तैयार कर लेता हूँ कॉन्वेक्स लेंस का, और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और इसका ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है कि हमें बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये तो डिस्टेंस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का, एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमें दे दिया गया है, वो कितना दे दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता लगाना होगा सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है और इमेज कहाँ पर प्लेस है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज को प्लेस कैसे करें, कहाँ रखें, कौन किसके आगे है कौन किसके पीछे है, उसके लिए इन्होंने मुझे मैग्निफिकेशन का एक आइडिया दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है वर्चुअल इमेज की। तो इसका अर्थ ये होगा कि इसमें कॉन्सेप्ट मैग्निफिकेशन का हमें लगाना चाहिए, और मैग्निफिकेशन लेंस की फॉर्म में V/U होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, V को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, U को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो मैग्निफिकेशन V/U होता है, जो कि हमें यहाँ पर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें 3 दे दी गई है। सो 3 इक्वल टू V/U हो गया। तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। इस U को इधर ले गए मल्टीप्लाई में, तो V की वैल्यू हमारी 3 टाइम्स ऑफ U हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 यूनिट हो, लेट सपोज, तो इमेज का डिस्टेंस 3 यूनिट होगा। अगर मैं U की वैल्यू को 1 यूनिट रखता हूं तो V हमारा 3 यूनिट होगा। इसका मतलब सारे के सारे डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाते हैं। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी कुछ ना कुछ रही होगी, लेट सपोज U, तो इमेज जो बनेगी वो तो इसके पीछे ही बनेगी, क्योंकि वो 3U है, और साइन दोनों के लेट सपोज यहाँ पर सेम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मेरी इमेज की बात हो रही है वो हमारी 3U के बराबर होगी। तो यहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट और इसके जस्ट पीछे होगी हमारी इमेज, जो कि ऑब्जेक्ट्स के लार्ज डिस्टेंस पर है। कितने लार्ज डिस्टेंस पर है, 3 टाइम्स लार्ज डिस्टेंस पर है। सो नाउ हमें यहाँ पर V/3U 3U मिल गया है मैग्निफिकेशन की हेल्प से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस क्वेश्चन में दी गई है वो है डिस्टेंस, वो भी किसके बीच का, इमेज का और ऑब्जेक्ट का। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो 20 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा होगा। तो देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहा U, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इमेज डिस्टेंस रहा V। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया U, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया V। और हमें बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा जो कि हमें 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो यहाँ V में से U माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। सो हम हेयर वैल्यू लेने वाले हैं V-U, तो V में से U को घटाएंगे तो 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। V की वैल्यू 3U है, जिसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 3U में से U गए तो यह आ गया 2U, जो कि 20 के बराबर होता है, जो कि 10 आ गया। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रहा होगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट which is 10 centimeter, then you can find out the value of image also by putting this equation in this. So V equal to 3U, so 3 times of 10
विच इज 30 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की यहाँ पर जानकारी मिल गई है और अब रिक्वायरमेंट है फोकल लेंथ की, तो वो हम आसानी से अब निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं u की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ चुकी है और v की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ चुकी है। लेंस दे रखा है तो लेंस फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए और आंसर हमारे सामने होगा। तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर हम निकाल पाएंगे। सो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के साथ साइन भी जरूर लेना है कि हमने रूल क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रूल साइन का क्या होता है कि लेट सपोज इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट की तरफ से आएगी, इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे के अपोजिट में कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर किया जाता है तो वो साइन नेगेटिव होता है। इंसिडेंट रे के अलोंग में अगर कोई भी डिस्टेंस लिया जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अगेंस्ट लेंगे तो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनी वो भी हमारी अगेंस्ट जा रही है इंसिडेंट रे के, तो नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो ये भी नेगेटिव रहेगा। अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना चाहेंगे। तो v की वैल्यू 30 है, अपोजिट होने के कारण -30 हो जाएगी। u की वैल्यू भी अपोजिट जा रही है इंसिडेंट रे के, तो u की वैल्यू -10 हो जाएगी और 1/f मुझे निकालना है। तो -1/30 एंड हियर इट इज 1/10 इक्वल टू 1/f। फिर यहाँ देखा जाए तो -10 + 30 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 1/f। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 20/300 इक्वल टू 1/f। 0 से 0 कटा, यहाँ आया 15, तो फोकल लेंथ हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। तो आंसर हुआ 15 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल। अगेन मैं यहाँ पर बात करूँगा, समरी देता हूँ कि हमें डिस्टेंस दे दिया गया था 20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम रिलेशन निकाल पाए, u और v के बीच का रिलेशन हमारे पास आ गया। जो इक्वेशन बनी उससे हमने u और v निकाला और u और v पुट करने के बाद हमने लेंस फॉर्मूला लगाया एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। सो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ये हमें cot a/2 दे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम प्रिज्म का जब निकाला करते थे इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो वो होता था साइन ऑफ a प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 एंड देन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। और जो a होता था वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता था। ये प्रिज्म होता था जो कि 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस को जोड़कर बनता था। तो यहाँ जो ये वाला एंगल है इसी को ही हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते थे। अब वो एंगल ऑफ प्रिज्म a हमें दे रखा है, हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। ये जो डेल m है इसको मिनिमम डेविएशन बोला जाता है, तो हमें मिनिमम डेविएशन निकालना है। अब यहां हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू है ये दे रखा है। वो कितना दे रखा है? cot a/2 हमें दिया हुआ है। सो वैल्यू को हम पुट करते हैं। हियर इट इज cot a/2, cot a/2 डिवाइडेड बाय साइन a प्लस डेल ऑफ m डिवाइडेड बाय 2। काफी आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और हम निकाल पाएंगे। अब आपको ज्ञात होना चाहिए 10th में हम cot को क्या लिखते थे? tan जो होता था वो sin a अपॉन cos a होता था। ऐसे cot a क्या होगा? cos a अपॉन sin a होगा। तो यहाँ हम cot a यहाँ लिखेंगे cos a/2 और यहाँ हम लिखेंगे sin a/2, जो कि हमारा होगा साइन ऑफ a प्लस
डेविएशन m डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ होगा साइन a बाय 2। अब आपके सामने स्टेप्स दिख रहे होंगे कि ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ cos a बाय 2 बचेगा। लेकिन अगर देखें तो दूसरी तरफ साइन बन रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बराबर कर दें। अगर हम इसे दोनों तरफ बराबर कर देते हैं तो मुझे एक फॉर्मूला लगाना चाहिए कि cos को साइन बनाना है, तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया है जो कि cos थीटा होता है, पॉजिटिव ही चाहिए। तो इस cos a बाई 2 की जगह अब साइन 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस, और थीटा की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर a बाई 2। तो यहाँ ऐसा लिख कर हम कंपेयर करा सकते हैं। तो इधर भी आ गया साइन a प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो दोनों तरफ एंगल है इसको कंपेयर करेंगे, तो ये जो एंगल अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट कैलकुलेशन के लिए चाहिए। दोनों एंगल को कंपेयर करें तो पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 इक्वल टू a प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। पाई माइनस a डिवाइडेड बाय 2 a प्लस मिनिमम डेविएशन बनेगा, 2 से 2 कटेगा। फिर आप देखेंगे a इधर आएगा तो पाई माइनस 2a, ये हमारा मिनिमम डेविएशन निकल कर आया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन ए ठीक होना चाहिए। तो काफ़ी आसान न्यूमेरिकल था जिसके अंदर सिर्फ हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। कॉट की फॉर्म में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया था, कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन लिखा और वहाँ पे एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाया और हम मिनिमम डेविएशन तक पहुँच गए। सो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 27 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में क्या बात कही गई है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हमें दे दी गई है 40 सेंटीमीटर। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर लाइट आ रही है और फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जिक्र किया गया है। फिर बोलते हैं इससे करंट I पैदा हो रहा है। तो इस प्रोसेस से हमारा I करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ये हमें बता दिया गया है। फिर वो बोलते हैं, ये तो पहला केस हो गया, द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस। अब उसमें क्या मतलब डिफरेंस है? अनदर कॉन्वेक्स लेंस हैविंग सेम डायमीटर, मतलब डायमीटर दोनों का सेम है। यहाँ का डायमीटर मान लो D है तो यहाँ का भी डायमीटर D है, बट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ चेंज है 20 सेंटीमीटर। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें बताइए। तो ये क्वेश्चन मिक्सचर है ड्यूल नेचर का, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन जो चैप्टर हमने पढ़ा, और ड्यूल नेचर और रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा मिक्सचर है। लेकिन ध्यान रखना जहाँ क्वेश्चन आपको थोड़ा क्रिटिकल दिखे वही सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जो ड्यूल नेचर में हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि मेटल पे जो भी मेरी इंसिडेंट एनर्जी आएगी, हमारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ इंसिडेंट एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो जो इंसिडेंट एनर्जी आएगी उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे और उसी की वजह से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती थी और उसी की वजह से करंट पैदा होता था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वो पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, लेकिन पैरामीटर में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट I का जिक्र नहीं किया, क्योंकि I में उन्होंने कोई चेंज नहीं लाया। चेंज वही है, जैसा पहले करंट I प्रोड्यूस हुआ तो दूसरे में भी I ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी सेम रहेगी, सोर्स ऑफ लाइट सेम रहेगी। तो सोर्स ऑफ लाइट अगर सेम रहती है तो जो करंट पहले था वही करंट यहाँ पर भी होगा। सो हियर डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेम रहेगा। आसान था काफ़ी, विद इन 5 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 4, 2 इमिसिबल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर आप फिगर से देख पा रहे होंगे कि हमें 2 इमिसिबल लिक्विड दे दिए गए हैं जिसके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, and put in a beaker as shown in figure, and the height of each column is 6 centimeter and again 6 centimeter, and a coin is placed at the bottom of the beaker, and for near normal vision the apparent depth of coin is alpha upon 4 centimeter. So हमें वैल्यू अल्फा की बतानी है। तो इस कॉन्सेप्ट में डेरिवेशन लगा करती थी जिसमें हम अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के क्वेश्चंस देखते थे, उसके साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स भी देखते थे।
तो जब कभी भी दो मिसिबल लिक्विड इस तरीके से हमारे सामने आ जाएं, इममिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड तो मिक्स हो जाएगा, इममिसिबल वो होता है जो कि लेयर बाय लेयर सेपरेट होता है, और इन दोनों लिक्विड्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। सेम होगा तो मटेरियल भी लगभग सेम ही होगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग दे रखा है। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है और क्या इसमें हमारा फॉर्मूला लग सकता है कि हमें अपेरेंट डेप्थ बतानी है। तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगता है यहाँ पर d1 अपॉन μ1। d1 होता है डिस्टेंस ऑफ जो भी हमारा उस लिक्विड का की हाइट रहेगी, सरफेस की जो हाइट रहेगी उसे d1 बोलते हैं, एंड यहाँ d2 अपॉन μ2। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगना है जो कि डेरिवेशन से ही निकल कर आया है, आपको अपनी फॉर्मूला शीट में से ऐड कर लेना है। सो आप देखेंगे सबसे पहले इसे मान लेते हैं 1, तो यहाँ पे d1 है 6 सेंटीमीटर, μ1 आया है 3/2, फिर आप मानेंगे इसको 2, यहाँ पर देखें तो d आएगा आपका 6 और μ2 आएगा आपका 8/5। इतना पोर्शन होने के बाद यहाँ आएगा 2/3, यहाँ आएगा 5/8। फिर उसके बाद देखें 6, 8 2 ज़ा 16 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है और 8 3 ज़ा 24 होता है। अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे एंड देखते हैं। 6 4 ज़ा 24 होगा और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 31/4। अब यहाँ हमें दे रखा है अल्फा/4, सो वैल्यू अल्फा की कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 31, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 31। सो आंसर आ गया 31। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। डायरेक्ट फॉर्मूला हिट करना था इस क्वेश्चन में और फॉर्मूला शीट में आप इस फॉर्मूले को ऐड करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कॉन्वेक्स मिरर दे दिया गया है। ये कॉन्वेक्स मिरर है और बीच में यहां पर पोल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 30 सेंटीमीटर हमें दे दिया गया है। Forms an image that is half the size of object. Point to be noted here. Forms an image that is the half of the size of object and the object distance is. ये मुझे निकालना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब हाफ द साइज ये क्या है? जब भी कभी भी इमेज और ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होगा तो वो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। और यहां पर हमें ये मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u होती है, और जो कि मैग्निफिकेशन आपके सामने 1/2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और देखते हैं क्या होता है। मिरर फॉर्मूला क्लास 10th का ही पैटर्न है। वैसे क्लास 10th में भी आपने पहली बार मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बाद 12th में अगेन ये आया था। सो 1/v + 1/u = 1/f। अगर आप यहाँ पर मैग्निफिकेशन का रिलेशन चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन इस मिरर फॉर्मूला में कैसे भी करके इंप्लीमेंट हो, तो आपको कहीं ना कहीं -v/u बनाना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला में। तो उसके लिए मैं क्या काम करने वाला हूँ, अगर मुझे -v/u चाहिए तो मैं इस पूरी इक्वेशन में -v से डिवाइड करा दूंगा, है ना। तो भी बन सकता है क्योंकि -v से डिवाइड कराने पे कहीं ना कहीं मेरे पास ये कट जाएगा, यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ जाएगा, वहाँ v आ जाएगा। लेकिन एक समस्या हमें यहाँ पर हो सकती है क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए। तो क्यों ना क्यों मैं ऐसा रिलेशन बनाऊं जिसमें u भी आए और m भी आए, v ना आए। तो v मुझे हटाना है, तो v हटाना है तो u से सारी इक्वेशन को डिवाइड करा दो, वो भी -u से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -u, तो यहाँ आ जाएगा -u/v -u/u -u/f। देन यहाँ पर -u/v -1 और -u/f, देन -u/v 1 -u/f। अब यहाँ देखना ये हमारे पास निकल आया, इसका मतलब मैग्निफिकेशन को मैं रेसिप्रोकल करूँ तो -u/v हो जाएगा। तो इस मैग्निफिकेशन को मैं लिख सकता हूँ 1/m = 1 -u/f। तो 1/m f -u/f। फिर मैग्निफिकेशन रेसिप्रोकल करें f में f -u। सो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो कि 1/2 ऑफ f/f -u होती है।
अब यहाँ पर देखना रेडियस हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी इंसिडेंट रे तो यहीं जाएगी, ऐसे जा रही होगी, तो ये बनी इसकी इंसिडेंट रे। तो अब इसका रेडियस देखें, रेडियस किधर बनेगा, कर्व इधर है तो रेडियस भी आगे की तरफ ही तो बनेगा, ये बनेगा रेडियस। तो रेडियस और इंसिडेंट रे की दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो रेडियस आ रहा है तो उसकी फोकल लेंथ आधी हो जाती है, तो r का 2 से डिवाइड करेंगे तो f आता है, तो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव 30/2 जो कि होता है पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर, यही निकल कर आएगी। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ गई, पॉजिटिव 15, वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे आप u निकाल पाएंगे। सो 1/u 1/2, f की वैल्यू आप रखेंगे 15, 15 माइनस u, तो यहाँ 15 माइनस u इक्वल टू 30 हो रहा है, और यहाँ 15 में से 30 गए तो -15 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, और आंसर है हमारा -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं अगेन इस क्वेश्चन का फ्रेम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन दे दिया गया था, लेकिन वाइजली हमने फॉर्मूला एक ऐसा डिराइव किया जिसके अंदर हमारा v गायब हो जाए, v सब्स्टिट्यूट हो जाए ताकि हमारा समय बचे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया। कई बार बच्चे इसे याद भी कर लेते हैं, याद करने से क्या होता है, ये सारे स्टेप्स हमारे जो हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो इतने स्टेप्स का हमारा टाइम बच जाता है। एंड आफ्टर देन सीधे हिट करते हैं वैल्यू को एंड देन गेट द आंसर। सो आप इसे अपनी फॉर्मूला शीट में जोड़ सकते हैं, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो अगली वीडियो में मैं इसके अगले क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, और मेरी पूरी कोशिश रहती है हर बार, और एक प्रयत्न करता हूँ मैं हर बार कि आसान से आसान मेथड से आपको ये बताया जाए, ताकि जो बिल्कुल जिस बच्चे का बेस अगर वीक भी है तो वो भी इन क्वेश्चन को समझने में एक तरीके से सिंप्लिसिटी महसूस करे। सो थैंक यू।